सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बनकर इस देश पर एहसान किया है, तब से ही हमारे देश का बहुत ही ऐतिहासिक विकास हुआ है। ऐसा विकास हुआ है जो चिराग लेकर खोजने पर भी नज़र नहीं आएगा। वैसे तो हमारे मोदी जी के आने से पहले भी भारत का अपना वजूद था। मोदी जी के आने से पहले भी भारत ने दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़े थे। मोदी जी के आने से पहले भी भारत में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM और एम्स मौजूद थे। बड़े बड़े एयरपोर्ट और बंदरगाह मौजूद थे। चांद और मंगल पर भी भारत की पहुंच थी। लेकिन भारत का विकास तब शुरू हुआ जब हमारे मोदी जी ने वर्ल्ड टूर किया। पूरी दुनिया में जब से घूम घूम कर हमारे मोदी जी ने फ़ोटो खिंचाना शुरू किया, तब जाकर पूरी दुनिया को पता चला कि भारत नाम का कोई देश एशिया में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा बनारस के साथ हो गया। मोदी जी ने ठमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ की नगरी को ठग देते हैं। जिस इलाके के लोगों ने हमारे मोदी बाबू को सांसद बनाया, जिस गंगा मैया ने मोदी जी को गुजरात से बुलाकर आशीर्वाद दिया था, जिस काशी ने CM मोदी को PM मोदी बनाया, उन्हीं बनारस वालों को मोदी जी ने ऐसा चूना लगाया है जिसकी आह बनारस से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लेकिन सब कुछ जानने और सुनने के बाद भी मजाल है जो हमारे मोदी जी एक शब्द बोल सके। इस वक्त बनारस में मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों को बैठा रखा है जिनका काम ही लोगों के खून को चूसते रहना है। बनारस के सबसे बड़े केंद्रीय हॉस्पिटल BHU को पूर्वांचल की लाइफलाइन माना जाता है। BHU को उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों का एम्स कहा जाता है। लेकिन इसी BHU में इस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है, जिसमें BHU के वाइस चांसलर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कई ऐसे खामोश चेहरे BHU में कत्लेआम की मुहिम चला रहे हैं। BHU में आने वाले मरीजों को इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या फिर BHU का प्रशासन प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल माफिया की भूमिका अदा कर रहा है। यानी जिस अस्पताल को हमारे मोदी जी ने एम्स बनाने की कोशिश की, दरअसल वो अब मेडिकल माफिया का अड्डा बन चुका है। BHU में कदम कदम पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जिस अस्पताल को जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया था, अब वही अस्पताल मोदी जी के दौर में सफ़ेद कोट में करप्ट और बेईमानों का अड्डा बन चुका है। इस सिस्टम के खिलाफ अब BHU के ही एक बड़े डॉक्टर ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो उसकी आवाज़ खामोश कराया जा रहा है। BHU में कार्डियोलॉजी विभाग मिलने वाली उन सुविधाओं पर करप्ट अफसरों का पहरा लगा हुआ है जो दिल के मरीजों के लिए बनाया गया था। जिन सुविधाओं को हासिल करके अंतिम सांस गिन रहे मरीज की जान को बचाया जा सकता है, उस पर BHU के सुपरिटेंडेंट का ताला लगा हुआ है। उसके खिलाफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ओम शंकर ने लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी BHU के VC खामोश हैं। BJP के बड़े बड़े ओहदेदार खामोश हैं। दिल्ली में बैठी डॉक्टरों की संस्था खामोश है। देश का स्वास्थ्य मंत्री खामोश है, और तो और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। सब कुछ मोदी जी और उनके अफसरों के नाक के नीचे अंजाम दिया जा रहा है। पर सत्ता की खामोशी बता रही है कि दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। BHU में CCU और जनरल वार्ड बनाए गए हैं, पर अगर कोई मरीज को इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट कराया जाए तो वही मरीज स्ट्रेचर पर दम तोड़ देगा। लेकिन उसे एडमिट करने के लिए बेड मौजूद नहीं है। कागज़ों में कोई बेड खाली नहीं है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बेड खाली है और उस बेड में एडमिट करके हार्ट अटैक के मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। पर BHU के कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई बेड खाली नहीं होता। अगर बेड मिल गया तो जान बचाई जा सकती है, वरना अगर जान बचानी है तो सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाना होगा। और इसी बेड सिस्टम से शुरू होता है BHU में भ्रष्ट अफसरों का खेल। आप इस लॉजिक को समझिए। किसी भी गंभीर हालत में मरीज को भर्ती कराना ज़रूरी है। खासकर हार्ट अटैक के मामले में CCU की अहमियत बढ़ जाती है। BHU में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास पहले से ही पुरानी बिल्डिंग में 45 बेड मौजूद हैं, लेकिन 45 बेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें कम से कम 200 या 300 बेड की ज़रूरत है। लेकिन जब नई बिल्डिंग बनाई गई तब कार्डियोलॉजी के सिर्फ 41 बेड की सुविधा दी गई। पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस शर्त पर 41 बेड देने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें 45 बेड को पहले छोड़ना होगा, तब उनको नई बिल्डिंग में 41 बेड मिलेंगे। यानी मोदी जी के विकास का पैमाना बढ़ने के बजाय घटता ही जा रहा है। प्रोफेसर ओम शंकर ने हमारे साथी शम्स तबरेज से बात करते हुए पूरा हाल बयां कर रहे हैं। एक OPD में कम से कम 300 पेशेंट आते हैं।
वो 350 400 भी हो जाते हैं और हफ्ते के हर दिन ये ओपीडी चलती है। अब बेड की संख्या आप देखिए कि क्या जो पहले से आवंटित बेड थे, क्या इतनी ज़्यादा जो हमारे ऊपर जो दबाव है, जो बढ़ी है, क्या उसको हम फुलफिल कर सकते हैं? उस असुविधाओं को दूर करने के लिए एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनाया गया और उस विंग में जो यहाँ की डेफिशिएंसी थी, उसको वहाँ पर पूरा करने की कोशिश की गई। ये रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज नहीं थी, एडिशन ऑफ सर्विसेज। यानी कि यहाँ जो आज हमारे पास व्यवस्था थी, यानी कि टोटल 45 बेड्स हमारे पास यहाँ पे थे, जिसमें 31 बेड जनरल वार्ड में और 14 बेड सीसीयू में उपलब्ध थे पहले। और उसके बाद उन्होंने दूसरे विंग में जो एक्सटेंड हुआ है वहां पर फर्दर 41 बेड्स हमें एलोकेट किए, यानी कि टोटल हमारे पास 41 प्लस 30 45 86 बेड होने चाहिए। मानकों के हिसाब से भी हमारे यूनिट लगभग 3 यूनिट में बटा है, हमको इतने बेड्स की आवश्यकता है। और हृदय रोग जिस तौर पे गंभीर समस्या बनती जा रही है, इतने नहीं, मुझे तो 200 बेड चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप 45 बेड पहले वाले छोड़ दीजिए, सिर्फ 41 ले लीजिए और इसको आप समझिए कि आपका विकास हो गया है। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि इस घपलेबाजी का खेल एक ऐसे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के गुप्ता के जरिए अंजाम दिया जा रहा है जो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए। ब्लड बैंक घपलेबाजी में एक जांच कमेटी ने उनका नाम दोषी करार दिया था। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं के गुप्ता जैसा करप्ट शख्स ने कार्डियोलॉजी के बेड पर कब्जा कर रखा है। ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इनका ओहदा क्या है और इनका नाम क्या है? इनका नाम प्रोफेसर के गुप्ता जी हैं और ये सत्यापित भ्रष्ट हैं। ब्लड बैंक पे भ्रष्टाचार की वजह से इनको हटाया गया था। एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि एक भ्रष्ट और झूठा व्यक्ति है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अनुशंसा की थी जिसकी वजह से हटा दिए गए थे। लेकिन फिर इन्होंने अपनी सांठगांठ से पता नहीं इतने बार मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनका पद क्या है? चिकित्सा अधीक्षक हैं। चिकित्सा अधीक्षक हैं, मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट सर सुंदरलाल अस्पताल जो होता है उसके चिकित्सा अधीक्षक है। जी। तो भ्रष्टाचार खुलेआम भ्रष्टाचार है। मतलब यानी वही वो तय करेंगे कि नई बिल्डिंग में कितनी थी और पुरानी बिल्डिंग में कितनी थी और नई बिल्डिंग में कितनी होनी चाहिए और किसको वहां जाना चाहिए। ये भी उनका भी अधिकार नहीं है, फिर भी वही तय करेंगे। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले का काला चिट्ठा बीएचयू के वीसी, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय को भेज चुके हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करने वाली मोदी सरकार बीएचयू के मामले में एकदम चुप है, पूरी तरह से खामोश है। और तो और जिस शख्स पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर इल्जाम हैं वो शख्स डायरेक्टर बनने का इंतजार कर रहा है। यानी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम मामलों से नजरें चुराते हुए के गुप्ता को उनके भ्रष्टाचार का इनाम दे रही है। यहाँ के जो वीसी साहब हैं उनको भेजा हुआ हूं मैं और स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति महोदया को भी भेजा है हमने। लेकिन कोई इस एक भ्रष्ट आदमी जो है इसके विरुद्ध में, यही नहीं, ये भ्रष्ट व्यक्ति जो है अब तो क्लेम कर रहा है कि अगला ये यहाँ के निदेशक बनने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में सब कुछ जानने के बाद भी अगर एक भ्रष्ट व्यक्ति ना सिर्फ पद पे बना हुआ है वो बल्कि अपनी जहां पर उसको कि हटा के टर्मिनेट करके इसकी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए, उसको रीअपॉइंट होता है, इसमें मैं कह रहा हूं कि एक जातीय व्यवस्था की तरह काम कर रहा है। गवर्नमेंट करे कि हम जीरो टॉलरेंस नीति फॉलो करते हैं, कोई समझौता नहीं। मैं तो एविडेंस के साथ मेरे पास है, मैंने एविडेंस के साथ लिखे हैं सारे लेटर, यही है जीरो टॉलरेंस। और यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक ये भी दावा करते हैं वो डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बनने वाले हैं। अभी देखेंगे एक हफ्ते के बाद वो एकदम सब जगह कह रहे हैं कि मैं ही डायरेक्टर बनूंगा और ये बनेगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक दिन तो भारतीय इतिहास में होगा नहीं कुछ। मेरे जैसा आदमी खुलेआम फिर से चुनौती देगा और आमरण अनशन करेगा इसको हटाने के लिए। ओम शंकर कहते हैं कि इसकी शिकायत डॉक्टरों के पैनल से भी की जा चुकी है, लेकिन हर तरफ खामोशी है। यहाँ तक कि जिस शख्स की नौकरी खत्म करके बाहर करना चाहिए वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। चिट्ठी पत्र जो भेजे गए उसके अलावा भी क्या डॉक्टरों के पैनल से आपकी बातचीत हुई या डॉक्टर्स के जो पैनल्स हैं जो आपके साथ गए होंगे उन लोगों से बातचीत हुई इस मामले में?
हाँ, बिल्कुल, हमने मीटिंग में उनको बताया कि इस तरह से कैसे आप भेदभाव कर सकते हैं मरीजों के साथ। ओम शंकर कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हृदय रोग के मंजिलों के बेड पर ताला मार दिया, जिसकी वजह से पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 15,000 मरीजों का दाखिला नहीं हो पाया। कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह से उनकी जान चली गई। जबरन इन्होंने हृदय विभाग के जो बेड्स हैं, जो 41 बेड हैं, उस पे लॉक लगाया हुआ है। उसकी वजह से पिछले 1 साल से 15,000 आदमी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में दाखिला नहीं हो पाया। उनकी जानें चली गई, उसमें से कइयों की जिनकी जाँचें बचाई जा सकती थी उचित इलाज से, और बाकी प्राइवेट अस्पताल में अपनी जो है इलाज करवाकर और अपना शोषण करवाकर गरीब बन चुके होंगे। तो कुछ तो जानें चली गई होंगी और कुछ तो शोषण के शिकार हो गए होंगे। हो सकता है इनका प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कोई साठगांठ हो। ओम शंकर कहते हैं कि ये पूरा मंसूबा सिर्फ सुपरिटेंडेंट के जरिए अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि इस मामले में वीसी खामोश है, इस मामले में डायरेक्टर भी खामोश है। कहीं ना कहीं इसमें सबका हाथ नजर आ रहा है। सब अपने स्तर पर भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। लोगों की मौत बिना बेड और बिना इलाज हो रही है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने मरीजों के बेड को लॉक करके रखा है, यानी बेड खाली है लेकिन मरीज को बेड नहीं मिल रहा। तो जो वीसी हैं, जो यहाँ के कुलपति हैं, महोदय को कई बार पत्र लिखा जा रहा हो, क्योंकि वीसी से इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, शायद वो भी भ्रष्टाचार में ज्यादा। अब तक तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए इस पूरे मामले पे, और ऐसे व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। बिल्कुल अमानवीय है, और इस पे सब वीसी साहब मिले हुए हैं, इसमें डायरेक्टर साहब मिले हुए और खुद ये मिले हुए, बिना एक दूसरे के साठगांठ से नहीं हो सकता है। तो वर्तमान निदेशक क्या कर रहे हैं उसके लिए? वीसी साहब सीधे खुलेआम उसको कई ट्वीट कर चुका हूँ, कई रिटर्न लेटर लिख चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। आंख बंद करके, नाक दिमाग सब बंद करके, आंख मूंद कर उस भ्रष्ट व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो गुनाहगार है उसके साथ खड़ा होना कैसे गुनाहगार नहीं होना है? और ये जो जाने जा रही है उसके मानवाधिकार हनन, उसके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पीसी साहब भी डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत है एकदम, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय ऑन रिकॉर्ड है, और उनके तरफ से कोई जवाब नहीं। वैसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिए। सरकारी अस्पताल आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए होता है। बीएचयू के एम्स की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बाद भी अगर मरीज को बेड नहीं मिल रहा और उनके बेड पर किसी अधिकारी ने कब्जा जमा रखा है, तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि अगर मरीज को अपनी जान बचानी है तो फिर बीएचयू न जाकर सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाना होगा, और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बीएचयू में इस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ताकि खुलेआम निजी अस्पतालों की लूट जारी रहे और बीएचयू के सुपरिटेंडेंट से लेकर डायरेक्टर और वीसी मालामाल रहे। पर सवाल है, अगर मोदी जी इन घटनाओं पर खामोश हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वीसी हमारे मोदी जी के रिश्तेदार हैं? क्या सुपरिटेंडेंट हमारे मोदी जी के करीबी हैं? क्या डायरेक्टर हमारे मोदी जी के यार दोस्तों में शुमार हैं? इसका जवाब अब मोदी सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्रालय को देना होगा। शिकायत करने वाले प्रोफेसर ओम शंकर ने तमाम घटनाओं की जानकारी बीएचयू से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। अगर इसके बाद भी हर तरफ चुप्पी नजर आ रही है तो फिर जीरो टॉलरेंस की बात केवल एक जुमला है, और इस जुमले के पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे छिपे हैं। अब सरकार को साबित करना है कि इस सफेद पोश चेहरों का ताल्लुक ना तो मोदी जी से और ना ही उनके किसी करीबी से। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।